रिकॉर्डिंग। फर्स्ट ईयर हमारे पास एक कोर सब्जेक्ट है एबीएसटी। एबीएसटी में दो पार्ट, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। एक बार हल्का सा लिखना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बीकॉम पार्ट 1 की, आप हो सकता है ऑनर्स स्टूडेंट हो सकता है पास कोर्स स्टूडेंट हो, या फिर आपके पास केवल कॉर्पोरेट सब्जेक्ट हो अगर आप बीएडीएम ऑनर्स है तो। इन ऑल केसेस आपके पास एबीएसटी फर्स्ट में, सॉरी, एबीएसटी के अंदर दो पार्ट रहेंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। एबीएसटी फर्स्ट का सब्जेक्ट कहलाता है हमारा कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सेकंड पार्ट कहलाता है हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपके ईएफएम के दो पेपर है और बीएडीएम के दो पेपर, ओवरऑल 6 पेपर्स, 100 मार्क्स ईच की कहानी आएगी। इन दोनों में मिलाकर के हमको मिनिमम 72 मार्क्स लाने होते हैं, दोनों में मिलाकर के। सर इज इट पॉसिबल मैं यहां पर 60 ले आऊं और यहां पे 12 ले आऊं? नहीं, 20 से कम नहीं लाने। तो फिर क्या करें? सर हम यहां 50 ले आते हैं और यहां 22 ले आते हैं। यस, अगर हम यहां पे ऐसा भी करेंगे तो भी पेपर तो क्लियर हो जाते हैं, बट हमें क्लियर नहीं करना, हमें बनानी है परसेंटेज। यस, कॉर्पोरेट और स्टैट्स, मेरे कहने का मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पासिंग की नीड नहीं होती, आप दोनों मिलाकर के ही पासिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स फोकस रखिएगा, हमारे किसी भी हाल में स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स 90 बिलो तो आने ही नहीं चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है स्टैट्स में 90 प्लस की, 95, 98, 100 मार्क्स के लिए हम स्टैट्स में प्रिपरेशन करेंगे। कॉर्पोरेट में 70 प्लस की प्रिपरेशन करेंगे, जितने आ जाए उतने अच्छे और ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे। कॉर्पोरेट एक एक्सट्रीम हार्ड सब्जेक्ट है, और उन बच्चों के लिए ज्यादा हार्ड है जो कोविड के 11th 12th पढ़े हुए हैं, बिकॉज बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाते वक्त मुझे जरूरत पड़ेगी, बच्चों आपने 11th में पढ़ा होगा ना? सर सॉरी 11th तो पढ़ी नहीं। बच्चों आपने 12th में टॉपिक पढ़ा होगा? नहीं। तो मुझे पहले आपको 11th या 12th पे ले जाकर के उस फंडे को क्लियर करना पड़ेगा, तब मैं अपनी क्लास में आगे चल पाऊंगा। तो ये बहुत क्रिटिकल रहने वाला है मेरे लिए इस साल, क्योंकि आप लोग कोविड के 11th 12th पढ़े हुए स्टूडेंट्स काउंट होते हैं, तो परसेंटेज कम थी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी, सिलेबस को रिड्यूस किया हुआ, और एक इजी गोइंग में पता हुआ कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड आपको एक पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि निकल जाओ प्लीज यहाँ से। तो वो वाला एक सीन था, तो दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट मेरे लिए इस साल क्रिटिकल टास्क रहेगा बच्चों। फर्स्ट ईयर में एक हार्ड सब्जेक्ट आता है कॉर्पोरेट और एक इजी आता है स्टैट्स। ऐसे सेकंड ईयर में एक हार्ड आता है इनकम टैक्स और इजी आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनल ईयर में एक हार्ड आता है एडवांस अकाउंटेंसी और इजी आता है बिजनेस बस्टिंग। एक हार्ड एक इजी का कॉम्बिनेशन सेट किया हुआ है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हार्ड सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। करें स्टार्ट, है ना? थोड़ा फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, होमवर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जी। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने एक नए पेज पे लिखा। हमारे को चाहिए होगी आरबीडी न्यू बुक, ओल्ड नहीं चलेगी, यहां बहुत दिक्कत देगी ओल्ड बुक। आपका पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में ब्रेक है। कितने यूनिट्स में? 5 यूनिट्स में। अगर मैं बोलूं फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में क्या है, फोर्थ यूनिट में क्या है और फिफ्थ यूनिट में क्या है, स्टूडेंट्स प्लीज, ये यूनिट सिस्टम में आपको बहुत ज्यादा इश्यू आता है। तो इस यूनिट, प्लीज लास्ट बेंच, इस यूनिट सिस्टम कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, और हमें कितने करने हैं? 1।
तो हमें पता होना चाहिए कौन सी यूनिट छूटी हुई है और कौन सी यूनिट में हमने ज्यादा वेट डाल दिया। वेटेज इक्वल रहना चाहिए ना। अगर मान लीजिए मैं एग्जाम में कम पढ़ने वाला बच्चा हूं और 5 ही चैप्टर पढ़ के जा रहा हूं और 5 चैप्टर मैंने 2 ही यूनिट के पढ़ लिए, तो मेरी तो वॉट लगना तय है। 5 चैप्टर में 5 यूनिट से एक पिक करना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन मेरे को सेट करना पड़ेगा और उस कॉम्बिनेशन के लिए मैं एक काम करता हूं, रिसेप्शन से एक लिस्ट मंगवा लेता हूं कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है। एक रिसेप्शन में एक मैसेज करता हूं मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से, स्टार रेटिंग फर्स्ट ईयर लिख करके, और जैसे ये लिख करके मैं रिसेप्शन में मैसेज करूंगा, रिसेप्शन मुझे कॉर्पोरेट की पूरी लिस्ट भेज देगा कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में है, उसमें से कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है। तो राइट नाउ मैं एक मैसेज करता हूं, व्हाट्सएप उठाइए सेंड कर दीजिए मेरे नंबर पे। एक काम करते हैं ना, आप मत सेंड करो, मैं रिसेप्शन को बोलूंगा, रिसेप्शन आपको सेंड कर देगा डायरेक्टली, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं इस क्लास का, प्लीज आप लोग व्हाट्सएप करें मेरे फोन नंबर, फर्स्ट ईयर कॉर्पोरेट स्टार रेटिंग 91 ब्रॉडकास्ट। मैंने मेरा फोन नंबर बोर्ड पे लिखा है, इस फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप करें स्टार रेटिंग फर्स्ट ईयर लिख करके, आपके पास इजीली, आप लोग ना करें अभी जो ऑफलाइन क्लास में बैठा आपके पास 2 मिनट में आ जाएगा है ना जनरली, और फिर भी नहीं आता है तो प्लीज स्टार रेटिंग की डिमांड करें। आपके पास इस स्टार रेटिंग में क्लैरिफाइड हो जाएगा कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है। डन। जो बच्चे क्लास में लेट आए या हल्का सा डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज फोकस मुझ पर करें। कॉर्पोरेट है, आप नहीं पढ़ना हो बाहर जा सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। या स्टेट्स की तरह मस्ती नहीं चल पाएगी, सिंसियर लेवल रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन करके जाएंगे, बड़ा दुख होता है, बहुत दूर से आएंगे तो पेट्रोल भी लगता है, टाइम भी लगता है, तो हम इतना सा पढ़ के जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। थोड़ा एफिशिएंटली के साथ पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस भी बहुत लार्ज है और हम लोग डिले स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। करें ज्वाइन, करें स्टार्ट। देखिए एक बार व्हाट्सएप पे लिस्ट आ गई क्या? आ गई। एक बार व्हाट्सएप खोले प्लीज, जिनके नहीं आई हो वो स्टार रेटिंग मंगाए इस नंबर से। यस, कॉर्पोरेट में देखिए कई चैप्टर्स की लिस्ट दिखी होगी आपको, एक इमेज आई है, 2 आई है, 2 आई है, एक कॉर्पोरेट की एक स्टैट्स की इमेज आई होगी, आ गई है ना। जिनके नहीं आई है व्हाट्सएप पे डिमांड कर ले, नहीं तो पड़ोसी के मोबाइल में देख लीजिए प्लीज। यस, इस लिस्ट में देखिए मैनेजमेंट ऑफ, इस लिस्ट में देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करके चैप्टर नजर आ रहा है क्या? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नजर आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में आएगा। आगे क्या आपके पास नहीं है लिस्ट? व्हाट्सएप पे डिमांड करो ना, फिर बोला तो उसी मैंने। यस, हम पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फोकस करेंगे एक बार, सुनो, इस पूरी बुक में कोई भी चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है। सर ऊपर ऊपर एक चैप्टर दिख रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, ये 12th में पढ़ के आए हम, 12th में आप बहुत लो लेवल पढ़ के आए हो, यहाँ हाई लेवल आएगा। सर इश्यू ऑफ डिबेंचर भी दिख रहा है, वो भी पढ़ के आए हैं, यस यहाँ पे लेवल हाई आएगा। सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी दिख रहा है, 12th में सिलेबस में था, कट गया था? अच्छा, इस साल सीबीएसई से काट दिया है, सीबीएसई से इस साल हटा दिया, आरबीएसई में है इस साल भी, है ना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी वहां पढ़ा हुआ है पर यहाँ पर आएगा। लेकिन प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, वहां का लेवल अलग था, यहाँ का लेवल अलग है, वहां के रूल्स और यहाँ के रूल्स में भी चेंजेस आएंगे। करें स्टार्ट, चलिए सुनना शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर एक बात बताओ, आप लास्ट का चैप्टर उठा रहे हो, सबसे पहले पकड़ में आ जाएगा क्या? सुनिए, सभी चैप्टर अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, यानी आसानी से पकड़ में आएंगे, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। दोनों गर्ल्स पीछे सेकंड बेंच में आ जाओ फटाफट। हाँ, हल्का शिफ्ट हुए बॉयज। यस, एक नए पेज पे हेडिंग डाली मैंने, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हमारी कॉर्पोरेट की बुक की यूनिट नंबर 5 में है ये चैप्टर, 20 मार्क्स के लिए एलिजिबल है। सर प्रैक्टिकल है या थ्योरी? प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट भी है। लिखना शुरू करें, मैं बोर्ड पे कुछ भी फालतू नहीं लिखता हूं।
यस, बैग्स को साइड वाली बेंच पे रख दिया करो प्लीज। यस, अब सुनना जरा मेरी कहानी को। चैप्टर क्या कहता है, हमारी दुकान में कितने रुपए का माल पड़ा हुआ है आज की डेट में, ऐसे सुनेंगे एक बार, सुनो प्लीज। मेरी एक शॉप है और उस शॉप में जो गुड्स पड़ा हुआ है उसका वैल्यूएशन करना है। थोड़ा सा और फोकस करें क्लास के अंदर, अभी इस तरह से नहीं चलेगा, ये कॉर्पोरेट है, आपका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए मैं बताऊं, एग्जांपल दे दूं। आप सबने टेंपल रन खेला है ना, सबवे सफर्स खेला होगा। इन दोनों गेम्स में कंसंट्रेशन पता है कितना चाहिए होता था? सावधानी हटी नहीं, केवल एक हल्का सा आपका कंसंट्रेशन हटा और आप खाई के अंदर या ट्रेन के नीचे। अगर घर में डॉग आकर के आपके बगल में बैठ के आपका हाथ चाट ले, आपको होश नहीं होता था उस गेम को खेलते वक्त। इतना कंसंट्रेशन चाहिए था। गेट पे कौन है कोई पता नहीं है आपको, क्योंकि नजर तो हटानी नहीं है ना, तो प्लीज कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाइए। उतना ही कंसंट्रेशन मेरे को भी यहाँ पर चाहिए होगा। गेट बंद करके आया करो प्लीज, इतना कर दो, है ना। चलो स्टार्ट करो सभी लोग प्लीज, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी कंसंट्रेशन ज्यादा बनाएंगे। करो शुरू, तो ज्यादा कंसंट्रेशन बनाते हो तो मेरे को मजा आता है, मैं नए नए एग्जांपल से अच्छा से पढ़ाता हूँ। शुरू करूँ, फोकस करिएगा। यस बच्चों, मैं जानना चाहता हूं कल रात को मेरी दुकान में कितने रुपए का माल था, अभी मेरी दुकान में कितने रुपए का माल पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे को हो सकता है किसी न किसी पर्पस के लिए स्टॉक का वैल्यूएशन चाहिए हो। कितने रुपए का स्टॉक है सर, किस चीज के लिए चाहिए होगा। एक कस्टमर आया, बोले सर मैं कल आपकी दुकान से पीस लेके गया था, ये गलती से मीडियम साइज ले गया, लार्ज साइज चाहिए, स्टॉक में से निकाल दीजिए, मेरे को साइज बदलवाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास क्या तरीका है, या तो मैं पूरा स्टॉक चेक करूं, जाकर के ढूंढा रैक में, मेरे को लार्ज पीस नहीं दिख रहा। अब कहां मिलेगा, अंदर अंदर गोडाउन होता है मेरा, थोड़ा स्टोर होता है, उस स्टोर गोडाउन में जाकर देखता हूं, वहां पे भी नहीं दिख रहा। लेकिन मेरे को ध्यान है एक लार्ज पीस स्टॉक में था। अब कहां ढूंढे उसको, स्टॉक लेजर अकाउंट में देखना पड़ेगा, और स्टॉक लेजर अकाउंट कहता है आपके पास इस कलर के इतने पीस पड़े हुए हैं। तो नॉर्मली हम शॉप पे जाते हैं, शॉप वाले क्या कहते हैं, मैडम इसका पीस दो, उसका बारकोड लगाता है अपने कंप्यूटर में, और बारकोड लगाते ही इसके कितने कितने पीस, कौन कौन सी साइज, कौन कौन से कलर अवेलेबल है स्क्रीन पर आ जाता है। आता नहीं आता, है ना। तो वो जो बारकोड वाला सिस्टम है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, हमें पता पड़ता है कितना स्टॉक हमारे पास है, कितने रुपए वाला स्टॉक हमारे पास है। इसका दूसरा यूज कहां आता है, एक तो कोई कस्टमर आया, उसको प्रोडक्ट चेंज करना, उसके लिए। दूसरा, कल रात को मेरी दुकान में आग लग गई थी, सारा माल स्वाहा, लॉस बाय फायर। अपने घर पे आराम से टेंशन फ्री सो रहे हैं, अपने को कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी दुकान का है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी वाला सुनाया, ऐसा आग लग गई, लकड़े दो, बोले कितने रुपए का नुकसान हुआ है, पड़ेगा 20 लाख। वो बोलता है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलता है मुझे तो नहीं लगता आपकी दुकान में 20 लाख का माल था, है ना। 15 प्लीज, आ गया है इधर फास्ट, सेकंड बेंच थर्ड बेंच, फास्ट थर्ड बेंच शिफ्ट हो प्लीज, शिफ्ट हो। इंश्योरेंस कंपनी वाला कहता है कि साहब मुझे तो नहीं लगता आपकी शॉप में 20 लाख का माल था। मैंने कहा भाई साहब पूरे 20 लाख का माल था। बोले वैल्यूएशन किया था क्या आपने? मुझे अपनी दुकान के माल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और वैल्यूएशन करके उसको बताना पड़ेगा कितना माल था। इसकी वैल्यूएशन के हिसाब किताब को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्योंकि भाई मैं उसको क्लेम कर रहा हूं कि मेरी दुकान में लग गई है आग, और आग में लग गया, जल गया सारा सामान। जब सारा गुड्स जल गया तो उस गुड्स का वैल्यूएशन भी तो बताऊंगा कितने रुपए का सामान था। समझ में आ रही बात? वैसे एक बार टॉपिक से हटता हूं, आप लोगों की नॉलेज के लिए बताऊंगा, जितने भी गोडाउन्स में, फैक्ट्रीज में, कैफेज में आग लगती है, 90% आग ओनर खुद लगाता है इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए। सर ऐसा क्यों? सब पुराना माल डेड स्टॉक हो जाता है, बिकता नहीं है, कस्टमर ले नहीं रहा, कोई बात नहीं, आग लगा दो, जल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी 1 मिनट में सारा क्लेम पास कर देगी। एक कैफे वाला है, एक कैफे में आप दोबारा जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी फोटोज तो हो गई ना, तो कैफे वाला क्या करता है, अपना इंटीरियर चेंज करना है, और इंटीरियर बहुत महंगा आता है, तो क्या करता है, इंटीरियर को लगा दो आग,
सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, नया इंटीरियर बनाएंगे, नया कैफे बनाएंगे, वापस पब्लिक को बुलाएंगे, नाम बदल देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे एक ही प्लेस पर बार बार कैफे बदलता जाता है, नाम बदलता जाता है। वो क्या होता है, इंटीरियर बदलता है, नेम बदलता है, नए नेम से कस्टमर को भी वापस अट्रैक्ट करता है। भाई कस्टमर रिपीट में तो चाहिए, लेकिन पुराने माल का क्या करें, बोले लगा दो, खुद ओनर आग लगाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कहती, क्या शॉर्ट सर्किट, हमें तो पता ही नहीं था, ओनर वहां रहता ही नहीं है। अरे आपको समझाने की जरूरत है, आपने दृश्यम सबने देखी है, खुद गायब हो जाओ और कांड कर डालो। हम तो नहीं करेंगे, हमारी जगह कोई और करेगा, क्या दिक्कत है। हाँ, हम हमारे मूवी के टिकट, फ्लाइट के टिकट्स और पाव भाजी के टिकट्स क्रिएट कर लेंगे, है ना। चलिए, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर ये कह रहा है कि आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले तो दिमाग में रखिए फायर वाली स्टोरी, कि आपकी दुकान में आग लगी होगी और आग लगने पर आप अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करके दिखाएंगे। अब इशू पता है क्या आता है, दुकानदार अपने दुकान का माल बहुत हैवी करके दिखाता है, हाई, क्यों, क्योंकि क्लेम ज्यादा लेना है। मैंने क्या किया, मेरी सुनना में, मेरे पास साथ एक चोट हुई थी, झूठ बोल रहा हूं, है ना। मेरी एक फुटवेयर की शॉप, अब सब दुकान में माल नहीं बिकता था, कस्टमर आते ही नहीं थे। तो मैंने क्या किया, एक दिमाग लगाया छोटा सा, कि फुटवेयर की शॉप के साथ में अपन एक काम करते हैं, इस बार दिवाली आ रही है, ज्यादा कमाना है, अपन कानपुर और आगरा गए, वहां से बहुत सारे फुटवेयर लेके आए सस्ते वाले, और यहाँ पे आके लगाएंगे अपन सेल। एक फ्रेंड ने कहा सेल लगा, नया माल लेके आओ, हमने बहुत बड़े जोर जोर से तैयारी करी और सेल लगा दी दिवाली पे। जैसे ही श्राद्ध खत्म हुए, नवरात्र स्थापना से दिवाली तक अपन बैठे रहे, कुछ नहीं बिका, दुकान से कुछ नहीं बिका, कोई इक्का दुक्का कस्टमर आया, माल बिका ही नहीं। दिवाली की रात को मूड ऑफ, जाते जाते शटर डाउन किया, एक बच्चे रॉकेट ले रहे थे, एक रॉकेट अपनी दुकान में छोड़ के अपन कार, एक रात में सारा माल बिक गया इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा, जाने से पहले मैंने एक दिमाग लगाया, अपनी दुकान में जो नए नए जूते थे ना, उनको तो बेच दिया किसी पड़ोस दुकान वाले को, और उसके मार्केट से पुराने जूते इकट्ठे करके अपनी दुकान में रख दी, जलने के बाद क्या पता पड़ता है नए और पुराने, नए जलाएंगे पुराने जलाएंगे, पुराने जला लो, इंश्योरेंस कंपनी कह देंगे नए के नए जल गए, उनका भी पैसा वसूल कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़े मैंने करे, सब फ्रिज खत्म नहीं दुकान में, नया रखा है कहीं और पुराना डब्बा ला करके अपनी दुकान में रख दिया, जलने का सब खत्म। स्टॉक का वैल्यूएशन हाई करके बताया, सामने वाला का ये शूज कितने का था, मैंने कहा साहब 3000 रुपीज का मेरी खरीद थी, सही में 300 रुपए थी मेरी खरीद। इंश्योरेंस कंपनी ने 3000 रुपए उठाने की कोशिश करूंगा, फर्जी बिल क्रिएट करूंगा। तो दुकानदार क्या करता है, अपना स्टॉक का वैल्यूएशन कई बार हाई करके दिखाता है, हाई करके दिखा रहे, कई बार सीन उल्टा होता है, लो भी करके दिखाता है। आज पहला दिन है, मैं इधर उधर की बातें ज्यादा करूंगा, टॉपिक में एंट्री नहीं मार रहा, मैं अभी तक नहीं घुसा हूं, है ना। चलो सुनते हैं। कई बार दुकानदार अपनी दुकान का माल हाई प्राइस करके दिखाता है, अगर आग लग जाएगी तो हाई प्राइस करके दिखाओगे, लो करके दिखाता है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी वाले आ गए, हाँ भैया बहुत कमा रहा है तू, अरे मन का भाई साहब हाल बेहाल है, दुकान में कस्टमर नहीं है, माल पड़ा नहीं है, जो सारा पैसा बाजार में अटका हुआ है, मंदी का माहौल चल रहा है, अपने पास तो कुछ नहीं है। बोले माल तो बना हुआ है दुकान में, सारा पुराना है, सस्ता वाला माल है, टोटल मिला के लाख रुपए का माल भी नहीं है दुकान के अंदर, जबकि 18 लाख का माल था मेरी दुकान में। उनको मैंने वैल्यू लो करके दिखाई। भाई इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को हमारी इनकम कम दिखाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं, कम दिखाते हैं। स्टॉक भी कम ही दिखाएंगे, बिजनेस भी कम ही दिखाएंगे। अगर 4 बिजनेस होंगे तो एक ही बिजनेस दिखाएंगे अपने नाम से, बाकी तो दूसरों के नाम से चलते हैं ना, होता नहीं होता ऐसा। अगर आपके पापा जी की शॉप है तो पापा जी की शॉप पे रसीद बुक देखना, कभी 3 नामों से कटती है, अलग अलग 3 नाम से रसीद बुक बना रखी है। क्यों बना रखी है उन्होंने? इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स से बचने के लिए अपने अलग अलग बिजनेस दिखा रखे हैं, क्योंकि बिजनेस का जितना बड़ा स्केल होगा उतने ही ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो बिजनेस का बड़ा स्केल तो हो गया, अब बड़ा स्केल होने के बाद उसने बिजनेस के 3 पार्टीशन कर दिए। अभी मैं खुद बात करूं अपने इस इंस्टीट्यूट की, अपना इंस्टीट्यूट सिंगल कैंपस है, रियल में 2 ऑफिस है, 301 और 302, 301 और 302। मैंने यहाँ 2 इंस्टीट्यूट दिखा रखे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेखा कॉमर्स क्लासेस और अकाउंटेंसी कॉमर्स क्लासेस। लेखा कॉमर्स क्लासेस मेरे नाम से 301 में चलता है, अकाउंटेंसी कॉमर्स क्लासेस मेरी मम्मा चलाती है, 302 में वो है, ऐसा बुक्स में दिखा रखा है। तो पैसा भी मम्मा के अकाउंट में जाता होगा, है ना, बुक फॉर्म वगैरह रसीद बुक भी सब मम्मा के नाम से होती है ना। बिजनेस के 2 पार्टीशन करा रखे ताकि रूल्स रेगुलेशन मेरे को कम फॉलो करने पड़े, टैक्स कम देना पड़े। बाकी मम्मा क्या करती है घर पे, एक हाउस वाइफ है वो तो, है ना।
तो ऐसा बिजनेस के में होता है। तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कई बार हाइप करके दिखाता है, कई बार लो करके दिखाता है। आप पे भी ऐसा बीतेगा। एक बार थोड़ा सा क्लास को कॉमिक वे में लेके चलते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। एक दिन ऐसा, अभी 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 आपकी मम्मा क्या करती है? आपकी बुराइयां सोसाइटी में। अगर अभी आप यहाँ हो, पीछे से पता है आपकी पड़ोस वाले आंटी आपके घर पे आएंगी, उनके पास कोई काम नहीं है, बहुत देर बाहर घूम लिया, कोई नहीं दिखा तो हमारे घर में एंट्री मार ली उन्होंने। भाभी जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठी थी। मम्मा बिजी है फुल, फिर भी कुछ भी नहीं, बैठी थी। जबरदस्ती उनको बिठा लिया और उसके बाद शुरू होगी दुनिया भर की पंचायतियां, और उन पंचायतियों में लपेटे में आएंगे हम। आपकी बेटी क्या कर रही है? ऐसा भाभी जी पूछो ही मत, पूरी रात तो मोबाइल पे गेम खिलवा लो। गेम का वाहन है, चैटिंग चलती है ना भाई। वो आजकल पता नहीं कौन सा ऐप डाउनलोड किया, दिन में 15 बार कपड़े बदलती हो, रील्स बनाती हो ना, है ना? बेटा इसके जब से एक्टिवा हाथ लगी है इसके पंख लग गए हैं, घर में टिकता ही नहीं है, रात को 11 बजे आने का पता नहीं है, घर का काम इनसे होता नहीं है। और दुनिया भर की बुराइयां हमारी जो रही थी ना, वो भी बुराइयां हमारी मम्मा कर डालती है पड़ोस वाले आंटी से। हमारा ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, अंडर वैल्यूएशन हो रहा है। अंडर वैल्यूएशन। कुछ दिन बाद, पता है, आज से 4 साल बाद आपकी बोली लगेगी। उस दिन में बोली लगेगी तो आपका एक स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा कॉल्ड बायोडाटा, और उस दिन आपका ओवर वैल्यूएशन होगा बॉयज के लिए। पापा के ऑफिस आजकल इसी ने संभाल रखा, पूरा काम यही संभालता है। इसके पापा तो आजकल रेस्ट करते हैं, कभी ऑफिस गया तक नहीं है आज तक, है ना? आजकल इसने शेयर मार्केट का भी काम चालू किया है, उसमें पैसे कमाता रहा, अच्छा खासा कर रहा है ना? अभी इसको एक नया ऑफिस खुलवा के दे रहे हैं, वहां पर एक नई बिल्डिंग हमने खरीदी है। गांव में बहुत जमीन है, वही देखता है गांव का भी जितना पैसे वगैरह का हिसाब है सारा। बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी सब ये फलाना फलाना डिग्रीज है, कुछ झूठ कुछ सच, सब कुछ चल रहा है। गर्ल्स के लिए हमारी बेटी तो गाय है। खाना आजकल मैं कुछ नहीं करती, यही संभालती है, मंदिर भी बहुत अच्छा संभालती है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज। अगर इंस्टाग्राम खुल गया तो साहब सारी पोल बाहर आ जानी है ना? आपका ओवर वैल्यूएशन करते हैं उस दिन मम्मा पापा, वही मम्मा पापा एक दिन हमारा अंडर वैल्यूएशन कर रहे थे, वही ओवर वैल्यूएशन करते हैं। वही बिजनेसमैन एक दिन अपने बिजनेस के स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करता है जब जीएसटी इनकम टैक्स वाले आते हैं, और जब भी इंश्योरेंस कंपनी वाला आग लगने के बाद आता है तो वो ओवर वैल्यूएशन करता है। यानी बिजनेसमैन अपने हिसाब से स्टॉक की वैल्यू कम और ज्यादा करके दिखाता है या नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता है। तो फायर के दौरान गुड्स का क्या होता है? ओवर वैल्यूएशन। और जीएसटी या टैक्स डिपार्टमेंट वाले कोई आ जाए तो आप क्या करते हो? अपने बिजनेस का अंडर वैल्यूएशन, हालत खराब है, धंधा मंदा है, ये तो चलता है। तो एक कंसेप्ट मैंने आपके माइंड में डाला है कि बिजनेसमैन अपने स्टॉक की वैल्यू कम या ज्यादा करके दिखाता है। ओके, अब आपको करना है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए आजकल तो वैसा कंप्यूटर से अकाउंटिंग होती है, तो कंप्यूटर में स्टॉक चढ़ता है। वेरी सिंपल, अगर मैं बात करूं, आप लोग सभी लोग डीमार्ट गए हैं, बिग बाजार गए हुए हैं, है ना? डीमार्ट या बिग बाजार वाले स्टॉक का वैल्यूएशन और स्टॉक का हिसाब किताब काउंट नहीं करते कभी भी। कंप्यूटर से बारकोड होते हैं सब जगह, और जैसे ही आप स्टॉक खरीदते हैं तो सारे बारकोड स्कैन होते जाते हैं, स्टॉक उनके आपके बिल बनता जाता है, उनका स्टॉक कम होता चला जाता है। जब वो बाय करते हैं तो एक साथ स्टॉक को एनालाइज करते हैं। सारा काम रजिस्टर में होता है, कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर्स में होता है। आजकल स्टॉक का हिसाब किताब कंप्यूटर्स में रखा जाता है। हम पहले सीखेंगे कंप्यूटर वाला ही काम पेपर पे, क्योंकि हम तो पेपर पे पढ़ रहे हैं ना अकाउंटिंग, ठीक है? तो इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए। तो स्टॉक क्वेश्चन मार्क कितना था ये निकालने के लिए एक अकाउंट बनता है कॉल्ड स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट, हेडिंग डालिएगा प्लीज। स्टोर लेजर अकाउंट। बोर्ड पे जो भी कुछ लिखता हूं सब कुछ लिखा करो प्लीज। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन दो टाइप्स का होता है। नंबर 1, पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग सिस्टम।
पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग सिस्टम। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग सिस्टम ये क्या होता है? हर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन या डेली इवनिंग में हम अपना स्टॉक चेक करते हैं, कितना माल हमारे पास पड़ा हुआ है, कौन सा वाला, कौन सी क्वांटिटी, कौन सी साइज, कौन से कलर्स, कौन से कॉम्बिनेशन हमारे पास रखे हुए हैं। ये सिस्टम आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में बंद हो गया है। वैसे तो बहुत कम लोग जो गांव में हैं और कंप्यूटर से फॉलो नहीं करते या फिर रजिस्टर बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करते हैं, वो लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। बताना चाहूंगा पीरियडिक स्टॉक टेकिंग, थोड़े थोड़े दिन में स्टॉक की टेकिंग लेते हैं। मान लीजिए हमारा स्टॉक हम हर 7 दिन में चेक करते हैं, तो डेली हर सैटरडे को या हर संडे को हम लोग बैठते हैं और पूरा स्टॉक चेक करके आते हैं कि कौन से पीस के कितने माल पड़े हुए हैं। कई बार हमारा रिसेप्शन बोलता है स्टेशनरी मंगा दो, मैंने कहा मैडम स्टॉक देख के आओ कितना पड़ा हुआ पहले। हम स्टॉक कहाँ रखते हैं? अंदर अलमीरा है, अलमीरा में रखते हैं स्टेशनरी का स्टॉक। ये जबरदस्ती कह रहे हैं 4 मार्कर ले आओ, जबकि ऑलरेडी 5 मार्कर स्टॉक में रखे हुए हैं। रेड पेन ले आओ, ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो स्टॉक देखना पड़ता है कौन सी चीज कम पड़ रही है, कौन सी ज्यादा है तो उसको यूज में ले लो, कम है तो उसको और खरीद लो। तो स्टॉक तो देखना पड़ेगा ना। तो कुछ लोग हर पीरियड में, कोई 7 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई महीने में एक बार अपने आप स्टॉक चेक करते हैं, स्टॉक कम है या ज्यादा, कहीं चूहे तो नहीं खा रहे, कहीं सड़ तो नहीं रहा, कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं हो रही है तो उसको यूज में लो, है ना। हमारी मम्मा कई बार कई चीजें खरीद कर पापा लाते हैं और अंदर पैक कर देती है, फिर पापा कहते हैं उसको निकाल करके अंदर कहाँ रखी हुई है, उसको यूज में लीजिए, उसका स्टॉक तो चेक करो, ऑलरेडी रखा हुआ है, तुम बाहर से मार्केट से मंगवाए जा रहे हो और पुराना ऑलरेडी घर में रखा हुआ है। पीरियडिक स्टॉक टेकिंग हिंदी में अगर आप देखें, हिंदी मीडियम बुक्स प्लीज एक बार देख लीजिए। कालांतर स्टॉक निधि बोलते हैं ऐसे तो। यस, वैसे बुक अभी खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं खोल लेता हूं बुक के बिल्कुल लास्ट में। कालांतर या सामयिक गणना रीति, पेज नंबर 5.2, बिल्कुल लास्ट वाला हिंदी मीडियम बुक, पेज नंबर 5.2 खोल करके वहां से आप लिख सकते हैं। कालांतर या सामयिक बोलते हैं इसको, कालांतर या सामयिक, थोड़े थोड़े समय में। साइलेंट साइलेंट प्लीज। मिल रहा है क्या? परपेचुअल स्टॉक टेकिंग, परपेचुअल स्टॉक टेकिंग, बॉयज बातें नहीं प्लीज। परपेचुअल स्टॉक टेकिंग ये ऐसा स्टॉक का सिस्टम है जिसके अंदर आपके हर पल, हर सेकंड के स्टॉक का हिसाब किताब रखा जाएगा। ये सिस्टम वैसे तो आजकल कंप्यूटर्स पे ही रखा जाता है, बट जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो कोशिश करते हैं कि रजिस्टर में भी इसको मेंटेन कर लें। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास एक सिंपल सिस्टम, मूवी की टिकट्स। एक टाइम पर एक थिएटर की मूवी की टिकट, आप लोग आजकल मूवी की टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग अब ऑफलाइन वापस जाने लगे क्योंकि इतना ज्यादा चार्जेस लगने लग गया ऑनलाइन में। पहले ऑनलाइन में कोई चार्ज नहीं लगता था, है ना। तो मूवी की टिकट जब आप बुक करते हैं तो क्या करते हैं, थिएटर की सीट भी आप सेलेक्ट करते नहीं करते? सीट सिलेक्शन हमारे हाथ में होता है ना कि कौन सी सीट पर हमें जाकर के बैठना है, ठीक है। जब हम सीट सिलेक्शन कर रहे थे, मैं भी बुक कर रहा हूँ और ये भी बुक कर रहे हैं, दोनों एक साथ एक ही थिएटर की, एक ही मूवी की, एक ही शो का, एक ही सीट पर सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या दोनों की बुक हो जाएगी? क्या क्या होता है उस टाइम पर? दोनों बिल्कुल साथ साथ पेमेंट कर रहे हैं, क्या होगा उस मोमेंट में? सेकंड्स के भी 100वें भाग, एक नैनो सेकंड पे कैलकुलेशन होगी। जिसका नेट तेज चल रहा होगा उसका पेमेंट भाग करके पहले हो जाएगा, और जैसे ही एक का पेमेंट हो गया तो दूसरे के आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, और समथिंग वेंट रॉन्ग में जैसे आप रिफ्रेश मारोगे वो सीट बुक दिखा देगा आपको अचानक। यानी 2 जने रेस लगा रहे थे सेम सीट के लिए, कोई एक जीत गया, या तो आपकी बुक हो जाएगी या उसकी बुक हो जाएगी, जिसके नहीं होगी उसके समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाएगा। ये कैसा स्टॉक सिस्टम था? अगर मान लो दोनों की बुकिंग हो जाए तो वहां पहुंचते तो फाइटिंग पक्का मिलेगी, है ना।
थिएटर में सीट होगी 300, बुक कर देगा 500, और वहां पे फिर आपको भीड़ दिखेगी और वहां पे कुछ और ही माहौल होगा, बाहर ही मूवी चल जाएगी, अंदर की जगह है। ये होता है परपेचुअल सिस्टम, जिसके अंदर एक एक सेकंड और पल का हिसाब किताब रखा जाता है। एक जने को एक चीज अलॉट होती है, तुरंत उसका स्टॉक अगली सेकंड में अपडेट होकर के दिखाता है कि अब इतना अवेलेबल है। ये तो होता है सिस्टम, परपेचुअल स्टॉक टेकिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपको पल पल की खबर रखी जाती है, एक एक सेकंड का एक एक हिसाब किताब मेंटेन किया जाता है। जनरली कंप्यूटर से होता है, हिंदी में लिखा हुआ है निरंतर गणना रीति। ये थियोरेटिकल टॉपिक्स है, मैंने दोनों के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन पेज नंबर का लिंक जरूर सभी लोग लगाएंगे। पेज नंबर 5.2, कभी पढ़ने का मन किया तो यहां से पढ़ लेंगे साहब। तो परपेचुअल में मूवी टिकट बुक लिख दो, थिएटर टिकट बुक लिख दो, कोई भी टिकट लिखो, टिकट विंडोज जितनी भी होती है, टिकट विंडो ऑनलाइन। आप सेम रेलवे रिजर्वेशन में भी यही बात होती है, टिकट विंडो ऑनलाइन होती है परपेचुअल सिस्टम में। फाइन, चलिए आइए पढ़ते हैं स्टोर लेजर अकाउंट प्रैक्टिकली इन डिटेल। बता दूं बोर्ड से, स्टोर लेजर अकाउंट में जो स्टॉक टेकिंग करते हैं वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया यहां से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ब्रैकेट में सारी दुनिया इसको फीफो के नाम से जानती है। हिंदी मीडियम प्रथम आगम प्रथम निर्गम, पहले आएगा जो पहले जाएगा, ऐसा स्टॉक सिस्टम हम मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, ये स्टॉक सिस्टम कहां मेंटेन होता होगा? पहले आएगा जो पहले जाएगा, मतलब हमारी फैक्ट्री में, हमारी दुकान में बहुत सारा गुड्स आया हुआ है, कस्टमर मांग रहा है ये पीस दे दो, हम कौन सा निकाले, पुराना वाला या नया वाला, है ना? डिपेंड कर क्या, है ना, कौन सा प्रोडक्ट पहले निकाले? जो पहले आया, ये कह रहा है पुराना वाला पहले निकालना है, कौन सा पुराना वाला? ऐसे से दिमाग लगाओ, तो बताओ ऐसा कौन सी दुकान है जहां पे फीफो मेथड फॉलो होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे ज्यादा सब्जी ले लो, फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सबसे मेन, क्योंकि वो खराब होता है। अगर आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं किया तो पुराना वाला माल खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मेडिकल में पुराना पहले निकालेंगे, नहीं तो उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जनरली फीफो मेथड ही फॉलो किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस, घुमा सुनो, हेलो, एसी की साइड थर्ड रो में निकाल के जाना खुद, एसी की साइड थर्ड रो, एसी की साइड थर्ड रो देना। यस, शान शान प्लीज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, मेडिकल की शॉप पे फॉलो किया जाता है। जहां पर गुड्स खराब होने के चांसेस हो, हम पुराने माल को पहले निकालते हैं, बाद वाले माल को बाद में निकालते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे कौन सा गुड्स कब निकला है ना? सर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ऐसे पड़ता है बच्चों, सारा समझना। हमने जो पहले गुड्स खरीदा था वो आया था 40 रुपीज की रेट में, यानी 40 रुपए किलो। बाद में खरीदा वो आया 50 रुपए किलो। मेरी दुकान में मैंने दोनों को आके मिक्स कर दिया, ठीक है? मैं मान लीजिए अपनी शॉप पे फ्रूट्स बेचता हूँ, से ऑरेंज बेच रहे हैं हम, है ना? ऑरेंज 40 रुपीज केजी भी है और 50 रुपीज केजी भी है ना? अब 40 और 50 रुपीज केजी में से मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। अब उसमें से कुछ माल निकल गया, कुछ बच गया। अब इशू ये है, जो बचा है वो 40 वाला बचा है या 50 वाला बचा है? अगर मैं फीफो मेथड फॉलो करता हूं, आइए फास्ट, थर्ड रो, इधर से जाओ, सेंटर से थर्ड रो शिफ्ट हो प्लीज, मैं मैनेज कर लूंगा। अब इशू ये है कि मेरी शॉप में जो 40 वाला माल बच रहा है या 50 वाला बच रहा है, ये मेरे को पता नहीं है। अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करता हूं, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? भैया तूने पुराना वाला माल तो पहले निकाला होगा, नया वाला माल बाद में। यानी कौन सा माल गया, जो गया है वो कौन सा वाला है, 40 वाला या 50 वाला? एक मिनट, गड़बड़ पता है क्या हो रही है? सुनो,
मैंने ऑरेंज खरीदे 40 रुपीज के जी अपनी शॉप में, फिर कुछ ऑरेंज खरीदे 50 रुपीज के जी, सेलिंग प्राइस मेरी है 70 रुपीज के जी। ओ तेरी, ये मेरी सेलिंग प्राइस है ना। अब ये 40 और 50 वाले सारे ऑरेंज मिक्स करके अपने स्टोर में इकट्ठे कर दिए। इसमें से कुछ माल गया है, मान लीजिए टोटल था मेरे पास 100 किलो माल था, 100 किलो प्रोडक्ट था, इसमें से 30 केजी हमने इस रेट पे बेच दिया। ये 30 केजी बेचा तो इस रेट पे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट क्या थी इसकी, कितने वाला माल कौन सा गया यहां से। अगर मैं फॉलो करता हूं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं कहूंगा मेरा 40 रुपीज केजी वाला माल पहले गया है, उसके बाद 50 वाला जाएगा, और जो बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है, 50 वाला बचा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है क्या, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करता हूं, मेरे पास 50 केजी ये था और 50 केजी ही ये था, टोटल 100 केजी माल था मेरे पास, मैंने उसमें से 30 केजी माल एट द रेट 70 बेच दिया है। अब ये 30 केजी एट द रेट 70 तो सेलिंग प्राइस है, कौन सा वाला बेचा, अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो मैंने कौन सा वाला बेचा होगा, जो पहले 40 वाला पहले आया था तो 40 वाला बेचा होगा। अभी वो बच रहा है, वो 40 वाला तो बच रहा है कितना केजी, 20 केजी, भाई इसमें 30 किलो तो है, 20 किलो ये बच रहा होगा और 50 किलो तो बच ही रहा है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, देखेंगे इसको बारे में डिटेल से। सेकंड मेथड अपना आएगा बच्चों लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, हिंदी में अंतिम आगम प्रथम निर्गम, अंतिम आगम प्रथम निर्गम। हिंदी मीडियम बुक्स में बिल्कुल बिल्कुल इसी पेज पे नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर 5.2 पे दिख जाएगा आपको, नीचे लिखा हुआ दिख रहा है क्या, ना? सारी दुनिया इसको फीफो के नाम से जानती है, फर्स्ट इन फर्स्ट, सॉरी 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 सॉरी, लीफो के नाम से आती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिखना शुरू करें एक नए पेज पर, एक पेज छोड़ करके। नोटबुक दी होगी ना हमने, हाँ निकाल लो फटाफट। हाँ जी, ये वाला कंसेप्ट कहां पे फॉलो होता होगा, मार्केट में नहीं देखा है कि दुकानदार के पास पुराना माल भी पड़ा है, नया भी पड़ा है, वो पुराने को रोक के बैठ जाए और नया माल कस्टमर को बेचे। फैशन इंडस्ट्री सारी की सारी, जहां फैशन है वहां पर लीफो मेथड पहले फॉलो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों, जरा समझते हैं। मेरी एक कुर्ती की शॉप है, झूठ बोल रहा हूं, वहां मत जाना लेने, मेरी गर्ल्स कुर्ती लेडीज कुर्तीज की शॉप है साहब, कहां पे, क्रिस्टल कोर्ट में एंटर होते ही, जीटी क्रिस्टल कोर्ट है ना। अब ये मेरी शॉप पर आए, एक बार इन्होंने मेरी शॉप से माल खरीद लिया, अब मेरी शॉप पे मैं ये 2 महीने बाद वापस आए, अगर मान लीजिए सेम सामान इनको दोबारा दिखा, सेम गुड्स दोबारा दिखा, तो बोलेंगे भैया कुछ नया दिखाओ ना, बोला मैडम नया ही है, बोले नहीं ये नया नहीं है, तो हम पिछली बार आए थे जब भी आपकी दुकान पे देखा था, यही तो डायलॉग्स होते हैं आपके। बोले हाँ अभी कुछ नया आया नहीं है मार्केट में, यही चल रहा है मार्केट में, तो यही है। बोले नहीं ये तो नहीं लेना, ये तो हमने ले लिया था, और ये मेरी दुकान से चले जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, मेरे पड़ोसी की दुकान पे, मेरे पड़ोसी के पास ही पुराना माल था, मेरे पड़ोसी ने पता है क्या किया, है ना, बुक बंद रखो, नोटबुक केवल नोटबुक बोर्ड से नोट करना है ना, केवल इतना से नोट करिए और कुछ नहीं, एक पेज छोड़ करके। सुने, मेरे पड़ोसी ने क्या किया, उसके पास भी पुराना माल था, उसने पुराने माल को दबा के थोड़ा साइड किया, गया वो अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, दिल्ली, है ना, वहां से नई कुर्तियां खरीद के लाया, उनको सामने डिस्प्ले में लगाया, डमीज पे लगाया, और उनके ऊपर अच्छी से लाइट वाइट करके, अच्छा से लुक्स करके, और सामने प्रेजेंट किया। अब ये उसकी दुकान पे गए, उसने नए प्रोडक्ट्स दिखाए, नए फैशन, नए कलर्स, नई डिजाइन शो करे, हाँ इन्हें पसंद आने लगा, ये लेने आए थे, 2 लेके जाएंगे, डिपेंड करता है मैं कितने बेचना चाहता हूं। अब मर्जी इनकी नहीं चलेगी, इनकी मर्जी वही तक थी, मेरी शॉप पे आने तक, इनकी मर्जी थी पड़ोसी को छोड़ करके मेरी शॉप पर आए, नई वाली शॉप पर आए, जो नई वाली शॉप पर आने तक इनकी मर्जी थी, अब मेरी मर्जी चलेगी, मैं इनको कितना बॉटल में उतारता हूं। असली बिजनेसमैन वही होता है जो कस्टमर की जेब से सारे पैसे निकाल ले, और कस्टमर लेने आए कुछ और दे के भेजे कुछ ज्यादा ही। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। ऐसा क्या हुआ था, उस सेल्समैन के गट्स थे, उसने हमें माल चिपकाया है, जबरदस्ती चिपकाया, हम अपनी मर्जी से लाए हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ, आप अपनी मर्जी से लेकर के आए हो, उसने कोई जबरदस्ती नहीं करी, उसने तो केवल आपको मस्का लगाया था, बटर लगाया था, बटर,
और चीज आपने पसंद करी है, पैसे आपने निकाले, आपकी जेब से उसने जबरदस्ती नहीं निकाले, लेकिन उसके वर्ड्स ऐसे थे, उसकी मार्केटिंग इतनी प्यारी थी, उसका कस्टमर को अट्रैक्ट करना इतना प्यारा था कि आपने 3 कुर्तियां खरीदी नहीं और 2 पुराने स्टॉक में से उसने आपको चिपका दी, आपको पता ही नहीं पड़ा। तो पुराना माल भी बेच रहा है और नया माल भी बेच रहा है, लेकिन उसने सामने क्या रखा, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले पुराने को नए को बेच, पुराना तो अपने आप बिकता रहेगा। अगर पुराना बेचने की सोचेगा तो ना पुराना बिकेगा ना नया बिकेगा। समझ पा रहे? फैशन इंडस्ट्री में पूरे में लीफो फॉलो होता है। ठीक है, थर्ड वन वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, भारित औसत विधि। जो पहले आया है वो पहले जाएगा, प्रथम आगम प्रथम निर्गम, अंतिम आगम प्रथम निर्गम और भारित औसत विधि। प्लीज मिसबिहेविंग नहीं प्लीज। प्रथम आगम प्रथम निगम, अंतिम आगम प्रथम निगम और भारित औसत विधि। मार्केट में सबसे ज्यादा चलती है बच्चों वेटेड एवरेज मेथड प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा चलता है? वेटेड एवरेज। और एग्जाम में भी हमारे पास जो एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जा रहा है वो वेटेड एवरेज ही पूछा जा रहा है। पूरी कहानी समझने के लिए हम अपनी बुक्स में चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 प्लीज। अगर बुक्स है तो बुक्स खोल लीजिए, बुक्स नहीं है तो पड़ोसी की बुक्स पे ध्यान देंगे हम लोग। इसमें कॉर्पोरेट बुक का चेक। यस, जिनके यहाँ बुक नहीं है एक काम करें, पड़ोसी की बुक से क्वेश्चन को फोन की स्क्रीन पर ले लो। साइलेंट प्लीज, साइलेंट। और बुक ज्यादा पुरानी है, कवर दिखाओगे आपका? नहीं, कुछ इश्यू है, पड़ोसी की बुक शेयर करेंगे अभी। या आप पीछे से आ जाइए, एक्स्ट्रा बुक है। Illustration 2, the details of receipt and issue of particular commodity in X Limited are as follows. Illustration 2, पेज नंबर मेरी बुक में 5.4 है, मेरे हाथ में हिंदी मीडियम लेटेस्ट बुक है। बच्चों, हिंदी मीडियम बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। हिंदी मीडियम बुक में क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, इंग्लिश मीडियम में ओनली इंग्लिश में होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जाम में पेपर सबका सेम आएगा, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे आप नॉन कॉलेजिएट हो, है ना। ऑनर्स का अलग आता है, पास कोर्स का अलग आता है, प्लीज ये ध्यान रखना। ऑनर्स के एग्जाम्स पास कोर्स के एग्जाम से 1 से 1.5 महीने बाद होंगे, तो उन पे मैं अलग से फोकस भी कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी, है ना। पास कोर्स के एग्जाम अभी तक दिख रहा है मार्च एंड, ऑनर्स के दिख रहा है मई फर्स्ट वीक, है ना। इतना टाइम गैप दिख रहा है, फोकस करेंगे हल्का सा। बाकी एग्जाम में जो पेपर आएगा उस हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, सबके लिए, चाहे आपका मीडियम कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आइए साहब, हुआ क्या जरा सुने, सभी लोग सुने प्लीज। जब मेरे यहां माल आएगा तो मैं बोलूंगा उसको रिसिप्ट। मान लीजिए रिसिप्ट हुई 600 यूनिट्स एट द रेट 24। इसके बाद मैंने फिर 700 यूनिट्स और खरीदी एट द रेट 25। फिर मैंने खरीदी 500 यूनिट्स एट द रेट 30, महंगा हो गया। फिर मैंने खरीदी 400 यूनिट्स एट द रेट 23। कुछ भी हो सकता है, अलग अलग रेट में माल खरीद रहा हूं। बेचता जब भी हूं ना तो सेलिंग प्राइस सबकी एट द रेट 50 में बेचता हूं। दुकान के बाहर लिख रखा है 50 रुपीज पर पीस, आता मेरे अलग अलग रेट पर है, हो सकता है ना। इस सेलिंग प्राइस से मेरे को कोई लेना देना
नहीं है, क्योंकि चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करता है ना। अब ये इश्यू आएगा, हमने तो 11th पढ़ी नहीं। आइए समझाता हूं, सुनना जरा, इस कंसेप्ट को भी क्लियर करता हूं ना, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना है? एएस, हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, पढ़ेंगे हम भी। उसमें एक AS2 आता है, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, है ना, जो इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है। और उस कंसेप्ट का छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, एक छोटी सी बात। ये मैं एक व्हाइट बोर्ड मार्कर लेकर के आया हूं। क्या सुनिए, मेरे एक स्टेशनरी की शॉप है, झूठ बोल रहा हूं, मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर मेरे खुद के कॉस्टिंग आता है 18 रुपए का, और सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज। ये मेरी दुकान में रखा हुआ है अभी, ये मेरी दुकान के अंदर रखा हुआ है, दुकान बंद है। किसी को बाहर बोलूंगा मेरी दुकान में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितने का पड़ा है? 18 का या 20 का? कॉस्ट खरीदा 18 का था, सेलिंग प्राइस 20 रुपए। मैं दुनिया को बोल रहा हूँ स्टॉक पड़ा हुआ है कितने का? 18 का या 20 का? 18 का बोला जाएगा, 20 रुपए नहीं बोल सकते आप। 20 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस है। 20 रुपए का बोलने का मतलब आपने 2 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया है। क्या बिक गया? क्या ये बिक गया है? क्लोजिंग स्टॉक में है, क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है। जब क्लोजिंग स्टॉक में है तो इसका वैल्यूएशन आपको कॉस्ट पे करना है, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस पे नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी स्टॉक आप 18 का बोल सकते हो, 20 का तब बोलना जब बिक जाए, तब जब बिक जाए तब बोलूंगा मैंने इनको 20 का बेचा है। अगर दुकान में पड़ा हुआ है तो आपने परचेज कितना किया था? 18 का। यानी स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो एक मिनट, उस सेलिंग प्राइस बेचता कितने का उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुकान में माल कितने का पड़ा हुआ है, यही तो बात हो रही है। ठीक है, अब जब मैंने इस रिसिप्ट को किया इश्यू, इश्यू यानी सेल, बाजार में निकाला, तो अभी मैंने जब इश्यू किया, मैंने इश्यू करी है शुरू में 300 यूनिट्स, और कितने में बेची बाजार में? 50 में। यही तो करी होगी। रियल प्राइस इतने 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 का खरीदा और 300 यूनिट बेची है 50 में। 50 में बेची है, उससे कोई मतलब है नहीं है। कौन सी वाली बेची है इन चारों में से बताओ? ABCD कौन से नोट में से बेची होगी? अगर मैं फीफो मेथड फॉलो करता हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो चॉइस वाला माल बिका है, चॉइस वाला बिका है। और मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता हूं तो फिर नीचे नीचे 23 वाला माल बिका है, ऊपर वाला सारा पड़ा हुआ है। बचा हुआ माल की वैल्यू निकाल ली जाएगी। ये सीन समझ में आ रहा है क्या? तो सेलिंग प्राइस से कोई लेने देना नहीं, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, कॉस्ट से लड़ाई, कॉस्ट की। अब ये वाली जो प्राइस है ना, ये आपको क्वेश्चन में कभी भी दी हुई नहीं होगी। ये देखना ब्लू बॉक्स में, ब्लू डॉटेड सर्किल के अंदर, सुनो, इशू की रेट क्वेश्चन में दी हुई नहीं होगी। इशू की रेट हमको फाइंड आउट करनी है। रिसिप्ट का यूनिट रेट दोनों दी होगी, इशू की यूनिट होगी, रेट नहीं होगी। यानी 23 वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कर स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़िएगा प्लीज। एक्स लिमिटेड ने जो रिसिप्ट करी है वो दी हुई है, आपको रिसिप्ट लिखा है 2022 के सामने। जनवरी 1 ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था हमारे पास 400 यूनिट्स एट द रेट 7। फिर हमने 8 तारीख को परचेज किया, 23 तारीख को परचेज किया, 30 तारीख को परचेज किया, 3 बार परचेज किया। वो दिख रहा है आपको, अलग अलग रेट में 7, 8 ऑर्डर्स। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पकड़िए प्लीज। इश्यू किया है, फिर अब इश्यू 6 तारीख को की है 200 यूनिट्स, 9 तारीख को किया 800 और 27 तारीख को किया 1200 यूनिट्स। रेट दी हुई है क्या? इश्यू की रेट दी हुई है क्या? इश्यू की रेट दी हुई नहीं है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 जनवरी 22। 31 जनवरी 2022 का स्टॉक निकालना है फीफो मेथड से, लीफो मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से। क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व होगा? 3 टाइम्स। करें शुरू। एक ही क्वेश्चन में सबको सिखा देते हैं आपको, है ना? प्लीज साउंड इफेक्ट नहीं, अपने घर की चीजें याद नहीं करने में। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, स्टोर लेजर अकाउंट्स फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट मेथड। सर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्या? यस, फीफो शॉर्ट फॉर्म अलाउड है एग्जाम में, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक मिनट, मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, आप भी फॉर्मेट बनाएंगे हाफ पेज लेंथ का, पूरा पेज नहीं लेना, आधा पेज है ना। एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को बना लेने दो हल्का सा, कि मेरे पास तो मिटाने का भी सिस्टम है ना। यस, सबसे पहले हमने इधर एक डेट का कॉलम ले लिया, बचे हुए वर्क स्पेस के 3 बराबर टुकड़े, बचे हुए वर्क स्पेस के 3 बराबर टुकड़े, ये देखिए ये मेरा हेडर है। स्टूडेंट गाइडलाइन, हेडर हमेशा 2 लाइन का होगा, आपकी कॉपी की 2 लाइन कंज्यूम होनी चाहिए। इस वर्किंग एरिया के सब पार्टीशन करेंगे, कुछ इस स्टाइल में 3-3 पार्टीशंस। ये डेट वाला एरिया है, ये रिसेप्ट्स, ये इशू और ये बैलेंस। क्लास में आप रफ कॉपी में नोट करें, घर पे स्केल का यूज लेके फेयर करिएगा, और क्लास में नहीं नोट करना चाहते तो मना करें, बट बेटर करें क्लास में लिखें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो लिखें प्लीज। यहां क्वांटिटी आएगी, यहां रेट और यहां अमाउंट। अगर बात इशू की करें तो उसमें भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखा जाएगा। बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पे वर्किंग होगी। शुरुआत 2022, मेरी बुक में 2022 है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना पड़ेगा, डेट वाइज। जो डेट पहले आई है वो पहले, जहां देखना क्वेश्चन में सबसे पहली डेट कौन सी है, 1 जनवरी के बाद कौन सी है, 1 जनवरी के बाद 6 जनवरी है नीचे, 6 के बाद 8 के बाद 9 है नीचे, 9 के बाद 23, 27, 30 इस तरह चलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है क्या? 1 जनवरी की काली रात ओपनिंग स्टॉक है आपके पास कितना, 400। एक मिनट, जैसे महीना स्टार्ट हुआ एक नया मंथ, तो आपने 400 यूनिट्स अपने पास रिसिप्ट करी, पहले की पड़ी हुई थी आपके पास कितने रुपए वाली, 7, 2800 रुपीज का गुड्स हो गया हमारे पास। बैलेंस में इन्हीं 400 यूनिट्स को 7 रुपए के हिसाब से 2800 रुपए से शो किया जाएगा। स्टूडेंट गाइडलाइंस प्लीज फोकस करें। एक डेट से जैसे ही दूसरी डेट पे जाएंगे तो आपके लिए गाइडलाइन है, आप एक लाइन छोड़ेंगे अपनी कॉपी में, मैं एक लाइन खींचूंगा, मैंने लाइन खींची है, आप लोग लाइन छोड़ेंगे प्लीज, है ना। नेक्स्ट डेट 6 जनवरी, रिसिप्ट या इशू, रिसिप्ट या इशू, इशू कितनी यूनिट्स चेक कर गया था बुक में चेक कर गया था 6 जनवरी को इशू कितनी यूनिट्स है, सभी चेक करें प्लीज। 200, बोर्ड पे देखो 200, किसमें से इशू होंगी इधर देखना है, बैलेंस में से। फर्स्ट इन, अगर यह 4-5 तरीके का मान लो तो पहले वाला इशू करना है, अभी तो 7 रुपए वाला ही है, 1400। एक मिनट, 400 में से 200 यूनिट गई, बची कितनी, 200 बच गई, 7 रुपए वाली 1400 के हिसाब से। मैं एक लाइन खींचूंगा, आपने एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट 8 जनवरी, रिसिप्ट या इशू, 8 जनवरी रिसिप्ट या इशू, रिसिप्ट यूनिट्स 2200, विच रेट 8, कैलकुलेशन करी
17,600। सही है। अब एक बार आप सीखो प्लीज, आपके पास पहले से कितनी यूनिट थी? 207 रुपए वाली, और अब आ गई 2208 रुपए वाली। आप दोनों को एक साथ दिखाएंगे, 207 रुपए वाली और 2208 रुपए वाली। 1400 का पुराना माल, 17,600 का नया माल। दो अलग अलग लाइन कंज्यूम करनी है इसके लिए आपको, और उसके बाद खींच देनी प्यार से एक लाइन। आपकी बुक वाला इन दोनों को ऐड करके दिखाएगा, दिखाने देना उसको, आप सेग्रीगेट ही दिखाएंगे, अलग अलग दिखाएंगे। हम लास्ट में जब आंसर आएगा तब टोटल कर देंगे। ये समझ में आया क्या? 200 पुरानी बड़ी थी, एज इट इज कॉपी करी, और 2200 नहीं आ गई, उनको यहाँ पे एड ऑन कर दिया। बैलेंस में दो तरीके का माल है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट डेट 9 जनवरी, क्या हुआ बच्चों? इश्यू हुआ है, 9 जनवरी इश्यू हुआ है 800 यूनिट्स। बोर्ड पे प्लीज, ब्रेक 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 ब्रेक। 800 यूनिट्स इश्यू करनी है। मेरे पास दो तरीके का माल है, 200 यहां से, 2200 यहां से। 200 में से लो या 2200 में से लो? सर मेथड है फीफो, आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है। तो 200 तो ले लो 7 रुपए वाली, 800 इशू करनी है ना, तो रिमेनिंग 600 ले लीजिए। पहले ये माल निकालो फिर नीचे वाला निकालो। तो इससे तो गया पूरा 1400 रुपए का, 4800 का ये गया। 200 पूरी चले गई, बची कौन सी? 2200 में से भी गई है कितनी? 600 बच गई। 1600 यूनिट्स 8 रुपए वाली। नहीं आया समझ में? 200 पूरी गई, 2200 में 600 गया, बचा 1600 8 रुपए वाला। आ रहा है कैलकुलेशन? 12,800। तो सर अब तो ये दो लाइन कंज्यूम कर रहा है, करने दो, कर रहा है तो। नेक्स्ट डेट प्लीज, 23 जनवरी। क्या हुआ? रिसिप्ट या इशू? रिसिप्ट कितना हुआ जरा देख के बताओ। कितनी? 600। अमाउंट 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 रेट 9 है, 609 रुपीज वाला। 6 9 जा 54। पुराना माल पड़ा है मेरे पास 608 रुपए वाला, और 1608 रुपए वाला। कितने का? 12,800 रुपीज का। और नया आ गया 609 रुपए वाला, 5400 का। सर ऐसे ही तो करना जाना है? नहीं नहीं नहीं, अभी देखते जाओ कुछ होगा। यस नेक्स्ट डेट प्लीज, 27 जनवरी। क्या रिसिप्ट या इशू? इशू। कितनी यूनिट्स? 1200। बताओ दोनों में से कहां से लूं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 1600 में से ले लूं? 1200 ले ली मैंने, 8 रुपए वाली। 12 8 जा 96। सही तो लिखा है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसमें से कितनी बच गई? 400 @ 8 वाली और 600 @ 9 वाली। 3200 और 5400, यही बचा है ना? ठीक है। अभी भी एक डेट, कितनी डेट बाकी है? एक या दो? एक। ठीक है ठीक है, मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, कोई इशू नहीं। जगह तो बनाने से बनती है, बना ली हमने जगह। सोसाइटी में, घर में, कोचिंग पे, कॉलेज में जगह बनानी होगी आपको। जहां जॉब करेंगे वहां पे भी आपको जगह बनानी पड़ेगी। बिजनेस करेंगे तो भी सोसाइटी में, आपको मार्केट में जगह बनानी पड़ेगी, स्पेस बनाना पड़ता है ना। 30 जनवरी हमने भी बोर्ड पे जगह बना ली। रिसिप्ट या इशू? हाउ मच? 800 रिसिप्ट। रेट 10 8000 लिख दू। टन 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 400 8 600 9 800 10। तीन तरह का माल हो गया अपने पास। 3200 5400 और 8000। इतना समझ में आ रहा है कि आपको? अब बच्चे कह रहे हैं सर आपने हाफ पेज बोला था तो ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो बोर्ड पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है 31 जनवरी की एंड हमारे पास स्टॉक 3 तरह का था, तो मैं इसको बाहर कंक्लूड करूंगा। क्लोजिंग
स्टॉक 31/3/2022, यही तो डेट होगी। 3 कैसे होगी, जनवरी चल रहा है तो, यस सर 31 फर्स्ट ही तो होगी, है ना। 400 यूनिट्स है हमारे पास एट द रेट 8 वाली, टोटल अमाउंट 3200। 600 यूनिट्स है हमारे पास 9 रुपीज वाली 5400। 800 यूनिट्स है हमारे पास 10 रुपए वाली 8000। टोटल माल हमारे पास है 16,600 रुपीज। डन डन डन। ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है अकॉर्डिंग टू द FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आ रहा है क्या समझ में? बोर्ड की आप फोटो खींच सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आपके बोर्ड को थोड़ा सा आपके हिसाब से सेट किया। एक मिनट, एक काम और करो ना, पढ़ते वक्त इश्यू तो आएगा 9983912345, या 9 की जगह 7 कर ले, 9983711234 शाम को 6 बजे बाद बात करेंगे, मेरे से डायरेक्ट बात होगी। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बजे फोन कर सकते हो, बिना सोचे समझे फोन कर दो बस। 6 बजे पहले बात करेंगे, रिसेप्शन में बात होगी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।